प्राप्त करने का क्या साधन होता है, कैसे प्राप्त की जाती है, ऊन के रेशे से कपड़ा किस तरीके से निर्माण होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है, पहले भी आप जानते हैं कि ऊन एक जानवरों के द्वारा प्राप्त किए गए रेशों में से होता है। ऊन भेड़ से, बकरी से प्राप्त की जाती है। मुख्यतः ऊन जो प्राप्त की जाती है वह भेड़ों से प्राप्त की जाती है। भेड़ों को पाला इसलिए जाता है क्योंकि उनसे ऊन को प्राप्त करना होता है। तो ऊन बनाने के लिए या ऊन से कपड़े बनाने के लिए सर्वप्रथम भेड़ों से ऊन को काट के निकाला जाता है। यह साल में 2 बार किया जाता है। एक होता है मार्च के सीजन में, ध्यान रखिएगा कब, जब सर्दी खत्म हो जाती है, ठीक है, और सितंबर में जब सर्दी स्टार्ट होने वाली होती है। मतलब इस सीजन में 2 बार किया जाता है साल में, ताकि भेड़ों को सर्दी के अंदर किसी भी तरह की परेशानी ना आए। भेड़ों में बाल जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें उससे उस समय बचा जा सके। इसलिए यह प्रक्रिया सितंबर से मार्च के मध्य में नहीं होती है। भेड़ों में ठंड से बचाव हो जाता है। तो यह दो बार होती है। भेड़ों से ऊन को काट के निकाला जाता है। 2 तरीके से निकाला जाता है, एक हाथ के द्वारा और एक मशीन के द्वारा। इसमें ये ध्यान रखिए, इसमें जानवरों को, भेड़ को और बकरी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। भेड़ को पकड़ लिया जाता है और जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं उसी तरीके से बालों को कैंची से काट दिया जाता है। मशीन के द्वारा भी जिस तरीके से बालों में मशीन फिराई जाती है उसी तरीके से भेड़ों को पकड़ लिया जाता है और उसके ऊपर मशीन फिराई जाती है। सब प्रथम धड़ के ऊपर मशीन फिराई जाती है और जितने मैक्सिमम लंबाई में बाल निकाल सकते हैं उतने लंबाई में बाल निकालने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जितने लंबे बाल होंगे उतने ही अच्छी ऊन मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उनको लेटा के सबसे पहले धड़ का निकाला जाता है, उसके बाद गर्दन का और उसके बाद उसके सर के आसपास के बालों को निकाला जाता है। इनको निकाल के अलग अलग कैटेगरी में करा जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं छटाई एवं श्रेणीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। छटाई एवं श्रेणीकरण की प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से उनको छांट दिया जाता है। यह छांटा जाता है उनकी लंबाई के हिसाब से, ठीक है। अब और किस बॉडी के किस पार्ट से उनको काट के निकाला जा रहा है उसके हिसाब से रखा जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि गर्दन से ऊन को निकाला जाता है तो उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उनको काट के ही अलग रखा जाता है ना। और अगर धड़ से निकाला जा रहा है तो उनको उन बालों को अलग रखा जाता है, ऊन को अलग रखा जाता है। श्रेणीकरण की प्रक्रिया में इस तरीके से की जाती है कि एक ए श्रेणी की होती है, एक बी श्रेणी की, सी श्रेणी की और डी श्रेणी की रखी जाती है। ए श्रेणी की 2 इंच तक की लंबाई वाले बालों को रखा जाता है, 2 से 4 इंच को डबल ए की श्रेणी में रखा जाता है। इस तरीके से उनकी लंबाई के हिसाब से श्रेणीकरण किया जाता है। एक तो श्रेणीकरण की जब हम बात करते हैं तो लंबाई के हिसाब से किया जाता है, और दूसरा क्या किया जाता है, किस बॉडी के पार्ट से निकाला जा रहा है उसके हिसाब से श्रेणीकरण किया जाता है। यदि हम बात करें धड़ की, तो धड़ में जो होता है वह भेड़ों में सबसे ज़्यादा लंबे बाल होते हैं, बॉडी का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। इस कारण से वह उसके बाल जो होते हैं वहाँ पे सबसे अच्छी लंबाई वाले और पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा घने पाए जाते हैं। इस कारण से वह ए श्रेणी में आते हैं। वहीं गर्दन की बालों की बात करें तो गर्दन के बालों में वह बी श्रेणी में आते हैं, और जो सर की बात कर रहे हैं, फेस की बात करें तो वह सी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई बहुत छोटी होती है और वह बहुत पतले होते हैं। वहीं जो धड़ के बाल होते हैं वह बहुत मोटे और काफ़ी लंबे होते हैं, इसलिए उनको ए श्रेणी में रखा जाता है। तो कटाई करने के बाद में उसका अलग अलग तरीके से श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण में किस वैरायटी की भेड़ है उसके हिसाब से भी श्रेणीकरण किया जाता है। जो व्यक्ति इन भेड़ों को पालते हैं इसलिए कि उनसे ऊन निकाली जाए, उनके बालों को काट के ऊन निकाली जाए, उनके लिए ये होता है, वो विभिन्न वैरायटी ऑफ भेड़ को पालते हैं। तो जिस वैरायटी की भेड़ है उसके हिसाब से भी उनको अलग रखा जाता है। तो इस तरीके से छटाई एवं श्रेणीकरण का कार्य किया जाता है।
छटाई एवं श्रेणीकरण का कार्य करके इनको जो ऊन मिलती है या जो उसके जो बाल होते हैं उनको इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि क्योंकि बाल होते हैं वो तो उनमें काफ़ी तरह की गंदगी इकट्ठी हो जाती है और उनको केवल बांध के इकट्ठा करके और ट्रांसपोर्टेशन में कटाई के समय बहुत सारी गंदगियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उन गंदगियों को साफ सफाई करने की आवश्यकता होती है। तो इंडस्ट्री में पहुँचने के बाद सबसे पहले साफ सफाई एवं धुलाई होती है। हमारे बालों में विभिन्न तरह की गंदगियां लगी होती हैं, वो चिकने भी हो जाते हैं, तो सेम भेड़ों के बालों के साथ भी होता है, उनके साथ गंदगी लग जाती है ट्रांसपोर्टेशन में और वह चिकने भी होते हैं। इस कारण से उनकी धुलाई की आवश्यकता होती है। धुलाई में बड़े बड़े होज बना दिए जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जैसे पानी के होज होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल के तरह के होज होते हैं, इस तरीके से स्विमिंग पूल की तरह 4 होज बना दिए जाते हैं और उन पहले होज में काफ़ी सारा साबुन डाल दिया जाता है ना, और साबुन डालने के बाद में उसको खूब तरीके से घुमाया जाता है ना। अब साबुन डालने के बाद में उसको खूब तरीके से घुमाया जाता है तो उसके अंदर की जो उपस्थित गंदगी होती है वह गंदगी उसमें मिट जाती है। फिर चूंकि अब साबुन रह जाता है तो पूरा का पूरे ऊन को उठा के दूसरे होज में डाला जाता है ताकि उसके साबुन और फिर उसको खूब तरीके से हिलाया जाता है, ऊपर नीचे जैसे हम कपड़े धोते हैं उस तरीके से ऊपर नीचे हिलाया जाता है ताकि जो साबुन उसमें मौजूद है वह मिट जाए। ऐसे ही फर्स्ट होज के बाद में दूसरे होज में, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद में चौथे होज में उसको रख दिया जाता है। उसके बाद उसको उसमें किसी तरह की और भी गंदगियाँ पाई जाती हैं तो उसको चिकनी होती है वो काफ़ी सारी गंदगियाँ, चिकनाहट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जो नेचुरल चिकनाहट होती है वो तो नेचुरल चिकनाहट को कुछ हद तक मिटाया जा सकता है, इसलिए उसको वाष्पित किया जाता है। धोया, धोने के बाद सुखाया, सुखाने के उसको वाष्पित किया जाता है। वाष्पित किया किससे जाता है? बेंजीन से और पेट्रोलियम से उसको वाष्पित किया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद जो गंदगियां हैं वो और तरीके से मिट जाए। वाष्पित करने के बाद में उसको और गंदगी मिटाने के लिए, पूरी तरह से गंदगी हटाने के लिए उसको कार्बोनाइज किया जाता है। कार्बोनाइजिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और HCl का उपयोग किया जाता है। 2 चीज़ का उपयोग किया जाता है, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। यहाँ तक पहुँचने के बाद में बालों के अंदर उपस्थित सारी गंदगी को मिटाया जा रहा है। अभी तक हमने ऊन बनाने की या धागा बनाने की प्रक्रिया आरंभ नहीं करी है। हमने क्या करा है, अभी तक जो हमने करा है, भेड़ों से ऊन को काट के निकाला है, उसके बाद हमने उसको छटाई करी है, श्रेणीकरण करा है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी और D कैटेगरी, और हमने केवल उसकी साफ सफाई और धुलाई करी है। साफ सफाई के लिए हमने साबुन से साफ सफाई करी, हमने वाष्पित करके साफ सफाई करी और हमने क्या करा, कार्बोनाइज करके साफ सफाई करी। अब जब हमें ये मालूम पड़ गया कि ये बहुत अच्छी तरीके से धुल चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनकी साफ सफाई हो चुकी है, तो हमें क्या करते हैं कि हम उसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए नेचुरल धूप में भी रख सकते हैं और सुखाने के लिए उस पर भाप दे के भी सुखाया जाता है, परंतु उसे पूरी तरह नहीं सुखाया जाता है। उसे उसमें 12 से 15% की नमी को रखा जाता है। 12 से 15% की नमी को रखने का कारण यह होता है कि जब वो बाली तो होता है वो, है ना, वो आपस में धागा बनाने की प्रक्रिया में अगर वो पूरी तरह सूख जाते हैं, पूरी तरह ड्राई हो जाते हैं, तो उनमें उलझन बढ़ जाती है, उनमें धागा बनाने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए उन्हें पूरी तरह सुखाया नहीं जाता है, उनको पूरी तरह ड्राई नहीं किया जाता है, उनको रूखे जिसे बोलते हैं वह नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हमने सुखा दिया, सुखाने के पश्चात क्या होता है, बिल्कुल ड्राई से हो जाते हैं। जैसे हमारे हेयर्स जो होते हैं धोने के पश्चात बिल्कुल ड्राई से हो जाते हैं, तेल नहीं होता है, तो हमें बाल बनाने में बड़ी प्रॉब्लम से आती है, उलझ जाते हैं वो एक दूसरे से, है ना। सेम प्रॉब्लम ये होती है, या टूट भी जाता है ना, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है। तो इसके लिए उन पे ग्लीसिन लगाई जाती है, उन पे तेल लगाने की प्रक्रिया की जाती है, या तो ग्लीसिन लगाई जाएगी या उसके अंदर जैतून का तेल लगाया जाएगा। पहले तो हमने क्या किया, जो नेचुरली गंदगी थी उसके अंदर तेल लगा के तेल की जो एनवायरमेंटल गंदगी थी हमने उसको कैसे हटाया,
वाष्पित करके उसको, और हमने H2SO4 कार्बोनाइजिंग करके हमने उसको H2SO4 और HCl का प्रयोग करके हमने उससे हटा दिया। फिर हमने ड्राई करे। अब हमें महसूस होने लग गया क्योंकि वो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, वो आपस में उलझ जाएंगे और टूट जाएंगे, उनका श्रेणीकरण जो है वो नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर तेल लगाया जब वो 12 से 15% तक गीले थे, ठीक है। और गीले करने के बाद में हमने किससे लगाया तेल, जैतून का तेल, या फिर हमने ग्लिसरीन लगाई। उससे उसकी ड्राइनेस होती है ना, वो ड्राइनेस पूरी तरीके से हट जाती है। अब जब ड्राइनेस हट गई तो हमने क्या किया, उसको मिश्रित करा। मिश्रित किसको करा, विभिन्न तरह के धागों को, विभिन्न तरह की ऊन को। क्यों मिश्रित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने केवल एक कैटेगरी की ऊन को यूज करा तो वो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, ऊन भी बहुत अच्छी होगी, कपड़ा जो बनेगा वो भी बहुत अच्छा होगा, परंतु वो बहुत कॉस्टली होगा, वो सबके लिए लाभदायक नहीं होता है। प्लस उसमें क्या होता है कि केवल अगर हम ऊन लेते हैं तो उसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज होती है, ऊन की जो कमियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर दूसरी कैटेगरी, जैसे ए कैटेगरी में कुछ अमाउंट का बी कैटेगरी का भी ऊन मिक्स कर देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं एक भेड़ की ऊन के साथ में दूसरी भेड़ की ऊन को मिक्स कर देते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि ऊन के साथ में कुछ अमाउंट की कॉटन को भी यूज कर देते हैं। अलग अलग तरीके से हमें जिस हिसाब से कपड़ा बनाना होता है, जो डिमांड होती है, जो कंज्यूमर की डिमांड होती है, उसके हिसाब से मिश्रण कर दिया जाता है। और मेन कारण होता है इसका प्राइस को कम करना, क्वालिटी को अच्छा बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर मिश्रण कर दिया जाता है। अब हमारे धागा बनाने की प्रक्रिया, अब हमारे ऊन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं करा है, केवल ऊन को लेकर आए हैं भेड़ों से। लाने के बाद हमने उसकी साफ सफाई करी, उसका तेल लगाया और उसके अंदर मिश्रित कर दिया है। अब हमारी क्या प्रक्रिया स्टार्ट होगी, सबसे पहले धुनाई की प्रक्रिया होगी। 7 स्टेज पे आके, यहाँ से आके हमारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके अंदर सर्वप्रथम हम धुनाई करते हैं। आपने पुराने वाले वीडियोस में, कॉटन वाले वीडियोस में भी देखा कि धुनाई की प्रक्रिया में हम उसको जैसे धोने से धुनाई करते हैं, उस तरह से हम ऊन की जो रेशे होते हैं उसको कूटते हैं ताकि समानांतर रेशे का निर्माण हो सके, इक्वल रेशे का निर्माण हो सके, जो धागा है वह लंबा बन सके। इस कारण से उसकी धुनाई कर जाती है। धुनाई करने के पश्चात में हम कंघी करने की प्रोसेस करते हैं। कंघी करने में हम जो ऊन होती है उनको पूरी तरीके से खींचा जाता है, ठीक है। अब जब हम खींचने की प्रोसेस करते हैं तो ये ताना और बाना बनाने में बहुत उपयोगी होता है। जितना लंबा धागा खींच जाता है उतना वह उपयोगी होता है, और उसमें ऐंठन दी जाती है। ऐंठन देने के कारण वह धागे का निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और फिर उससे हम पोनियों का निर्माण चालू कर देते हैं, यानी कि हम धागे बनाने का प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो कंघी करने की या जो पोनिया बनाने की प्रक्रिया होती है, यह मशीन के द्वारा होती है। इसके बाद क्या करते हैं, उसको खींचा जाता है। खींचने का क्यों मतलब होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऊन को अगर स्वेटर को यदि धो दिया जाए तो वह सिकुड़ जाती है ना। तो ये जो सिकुड़न हो जाती है, छोटा हो जाता है, इससे वो छोटा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो धागे होते हैं वह फैले होते हैं, फिर वह छोटे हो जाते हैं। तो वह जब छोटा हो जाता है, उस प्रक्रिया से बचने के लिए या इस डिफॉर्मिटी से बचने के लिए धागे को अपनी संपूर्ण लंबाई जितना वह खींच सकता है उतना खींचने की प्रक्रिया की जाती है। अब जब खींचने की प्रक्रिया हो जाती है तब कताई की प्रक्रिया की जाती है। कताई की प्रक्रिया में क्या होता है, जो मोटी चौड़ी पोनियां होती हैं उनको पतली पोनियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो उनकी सघनता को इंक्रीज कर दिया जाता है, उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है, धागों को मोड़ दिया जाता है और धागों को मोड़ के पतली पोनियों का निर्माण कर दिया जाता है। कताई का वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर धागे का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने ऊन के धागे का निर्माण करा है। हमने पहले ऊन को धोया है, जो बाल आते हैं उनको धोया, धोने के बाद में हमने खींचा, उनकी पोनियां बनाई, पोनियां बनाने के बाद में फिर पुनः हमने उन्हें खींचा और फिर हमने उस बड़ी चौड़ी पोनियों को पतली पोनियों में कन्वर्ट करा और पतली पोनियों से हमने उनको सघनता को इंक्रीज करा, मोटे लंबे धागे का निर्माण करा। इस प्रक्रिया तक कताई कहा जाता है। कताई के बाद में आता है, ये बन गया यान, ठीक है। यान बनने के पश्चात हमें क्या करना है, हमें कपड़े का निर्माण करना है। कपड़े का निर्माण कैसे होगा,
धागे के ताना और बाना जब बनता है तब धागे से कपड़े का निर्माण होता है। जब कपड़े का निर्माण होता है, जो हम ऊन के कपड़ों की बात करते हैं, ऊन के कपड़ों का निर्माण होता है प्लेन और ट्विल वीव के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है मैक्सिमम। जब ऊन की बात करते हैं ना तो हमेशा हम इसकी बात करते हैं प्लेन वीव और ट्विल वीव की है। तो प्लेन वीव और ट्विल वीव के द्वारा मेथड से बुनाई की जाती है जिससे कपड़े का निर्माण हो जाता है। अब चूंकि हम ऊन की बात कर रहे होते हैं तो ऊन में क्या होता है, दो ताने और बाने, क्योंकि ऊन मोटी होती है तो उनमें ताने और बाने के बीच में जगह बहुत होती है, स्पेस बहुत होती है। हमें क्या करना है, कपड़ा पहनना है। कपड़ा क्यों पहना जाता है, सर्दी के समय पहना जाता है। और क्यों पहना जाता है, ताकि हमारा शरीर गर्म रहे, बाहर का जो ठंडा एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर जो कम है, वो हमारे शरीर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल सके, इसलिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तब हम इसलिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो इस समय जो स्पेस होती है ताने और बाने के बीच में वो मेंटेन रहती है, यानी कि हवा का आवागमन जो होता है वह मेंटेन रहता है। हमें इस हवा के आवागमन को रोकना है, यहाँ पे हमें कुछ चीज चाहिए होती है लगाने के लिए, ब्लॉक करने के लिए कुछ चीज चाहिए होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भराई करते हैं। भराई में क्या होता है, जो कपड़े का निर्माण होता है उसको बहुत बार साबुन के पानी में ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि उसके जो बीच की जो स्पेस है वह जो धागा है वो आपस में चिपक जाए, उनके बीच की जो स्पेस होती है वह कम हो जाती है। ये हमारा कपड़ा निर्माण हो गया। अब कपड़े निर्माण होने के बाद में निर्माण के समय बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। कपड़ा धागे से जो कपड़े का निर्माण हुआ तो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ा हमें। तो जब हम बहुत सारी प्रोसेस गुजरते हैं, बहुत सारी मशीन्स के साथ में गुजरते हैं, बहुत सारी व्यक्तियों के साथ में गुजरना पड़ता है, तो वह गंदगी उसमें समाहित हो जाती है। भले ही हमने बहुत सारी बार उसको प्रोसेस करके हमने धो दिया, भले ही हमने स्टार्टिंग में उसकी साफ सफाई करी, 4 होज लगाए, साबुन युक्त करा, फिर हमने उसको वाष्पित भी करा, हमने कार्बोनाइज भी करा, हमने सब तरह के प्रोसेस अपना लिए, परंतु फिर हमने मशीन में लगाया, फिर वो मानव के संपर्क में आया तो क्या हो गया, गंदा हो गया। तो इस गंदगी से हटाने के लिए इसमें ब्लीचिंग की जाती है, उसको व्हाइट कलर दिया जाता है ताकि जितनी भी तरह की गंदगी हो वह गंदगी हट जाए। ठीक है, अब गंदगी हट गई, कलर कौन सा हो गया, व्हाइट हो गया। अब ब्लीचिंग के अंदर व्हाइट कलर हो गया, जो हम हर बार व्हाइट कलर नहीं पहन सकते, तो हमने क्या किया, उसको डिफरेंट कलर्स में रंग दिया। हमने किसे रंगा, कपड़े को। हम धागे को नहीं रंग रहे हैं, हम किस चीज को रंग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या बन के आ गया, कपड़ा बन के आ गया। तो हमने किसे रंगा, हमने कपड़े को रंगा। कपड़े को रंगने के पश्चात हमें पास कपड़ा आ गया। अब हमें क्या करना है, उसकी परिसज्जा करनी। परिसज्जा का तात्पर्य होता है उसके अंदर उपस्थित जितनी भी तरह की गंदगियां होती हैं, उस गंदगी को या जो डिफॉर्मिटीज होती है उस डिफॉर्मिटीज को दूर करना, उसके अंदर डेकोरेशन करना। आप कभी भी केवल और केवल व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है उसको पहनना पसंद नहीं करते, आप डेकोरेटिव कपड़े को पहनना पसंद करते हैं, डिफरेंट डिजाइन्स के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं, डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट उसमें अगर लगा होता है तो उसको पहनना पसंद करते हैं। वही सब चीजें क्या कहलाई जाती है, परिसज्जा कहलाई जाती है। तो इस तरीके से ऊन का या ऊन के कपड़ों का निर्माण हो जाता है। हम शॉर्ट फॉर्म में एक बार वापस से देख लेते हैं। सर्वप्रथम भेड़ों से बालों ऊन को काट के निकाला जाता है, भेड़ों के बालों को काटा जाता है, उसे ही ऊन का रूप दिया जाता है। ये हाथ से अथवा मशीन के द्वारा काटा जाता है। इसके बाद में उसकी छटाई की जाती है, उसका श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण किस जगह की ऊन है, कौन सी भेड़ है, इसके हिसाब से किया जाता है। उसके बाद चूंकि उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, इसलिए उस गंदगी को हटाने के लिए उसको जो ऊन होती है उसे साबुन से धोया जाता है, वाष्पित किया जाता है। वाष्पित करने के लिए बेंजीन या पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। फिर उसको कार्बोनाइजिंग किया जाता है। कार्बोनाइजिंग के लिए H2SO4 या HCl का प्रयोग किया जाता है। धुलाई के बाद में सुखाना पड़ता है। सुखाना की प्रक्रिया आप नेचुरल हवा में भी सुखा सकते हैं या उसे वाष्पित करके भी सुखाया जा सकता है, परंतु उसे पूर्ण तरह सुखाया नहीं जाता है। उसके अंदर 12 से 15% की नमी को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद उसके अंदर चूंकि वो बहुत उलझ जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, धागे बनाने की प्रक्रिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उस पर जैतून का तेल या फिर ग्लीसरीन का उपयोग करके लगाया जाता है।
और अन्य धागों को उसके साथ में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित इसलिए किया जाता है कि एक तो कॉस्ट कम हो जाए और उसकी जो क्वालिटी है वह इंक्रीज हो जाए। इसके पश्चात धागा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। धागा बनाने की प्रक्रिया के अंदर धुनाई की जाती है। धुनाई करने के बाद में उसकी कंघी करके उसके विभिन्न तरह की पोनियों का निर्माण कर दिया जाता है। पोनियों का निर्माण करने के बाद में धागे को खींचा जाता है, मैक्सिमम लंबाई तक खींच के जाके उस पर ट्विस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी कताई की जाती है। कताई करने के बाद में बुनाई की जाती है। बुनाई जनरली प्लेन वीव और ट्विल वीव के द्वारा की जाती है। फिर क्योंकि उसके अंदर ताने और बाने के बीच में स्पेस बहुत रह जाता है, तो ताने और बाने के बीच में स्पेस रहने के कारण उसको साबुनीकृत करके उसकी भराई की जाती है। फिर लास्ट में उसकी ब्लीचिंग एवं रंगाई करके उसको परिसज्जित करके मार्केट के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इस तरीके से भेड़ों, ऊंट और बकरी की बालों से हमें ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है।